नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल टी से प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने एक स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू की है, जिसमें हर वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रीवियस ईयर में आए 40 क्वेश्चन का एक टेस्ट। इससे पहले आपके टोटल 14 टेस्ट हो चुके हैं। आज 15th टेस्ट है आपका, 15वां आज टेस्ट रहेगा। और आप सभी को पता ही होगा कि हर टेस्ट में 40 की बजाय कई बार ऐसा हो सकता है, किसी में 70 क्वेश्चन हो जाते हैं, किसी में हो सकता है 38 क्वेश्चन हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा टॉपिक कौन सा है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मोटिवेशन और इमोशनल डेवलपमेंट। तो अगर मैं बात करता हूँ, ये छोटे टॉपिक होते हैं। इमोशन से अभी तक हमारे क्वेश्चन आए हैं, 12 क्वेश्चन आए हैं पेपर 1 में, और मोटिवेशन से आए हैं 6 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप पाएंगे कि 18 क्वेश्चन अभी तक हमारे पेपर 1 में आए हैं इन दोनों टॉपिक से। तो देख पाएंगे कि छोटा ही टॉपिक है। अगर मैं बात करूंगा पेपर 2 की, तो पेपर 2 में अभी तक आए हैं इमोशन से 9 क्वेश्चन और आपके मोटिवेशन से आए हैं 11 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, तो 20 + 18 आपका टोटल 38 क्वेश्चन का आपका ये टेस्ट रहने वाला है। आज का टेस्ट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। ये नंबर रहेगा भाई आपका। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम साथ में बता सकते हैं, सीटेट पेपर 1 लेना चाह रहे हैं, 2 लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके लिए किस चीज़ के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, उसके आपको 3 फ़ायदे मिलेंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपको जो ये ही आपकी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, इसके आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे। सेकंड फ़ायदा आपका ये होगा कि इससे पहले मैंने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ तो नहीं कहूँगा, क्रैश कोर्स करवाया था 15 डेज़ का, जिसके अंदर मैंने 15 दिन के अंदर आपका पूरा करवा दिया था। उसके अंदर टोटल 48 वीडियोज़ हैं। 48 वीडियो के अंदर जैसे 5 घंटे का कोर्स है सीडीपी का, 7 घंटे का कोर्स है मैथ का, 3 घंटे का मैथ पेडागोजी का है, 3 घंटे का ईवीएस पेडागोजी का है। इसी तरह से आपका अलग अलग घंटे वाइज कोर्स है, वो आप देख सकते हैं। उसके लिंक आपको हम यहाँ पे दे देंगे। तीसरा आपका फ़ायदा मिलेगा जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ईवीएस के आपके 10 पेजेस के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ना तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई वीडियो अलग से देखने की जरूरत पड़ेगी। उन 10 पेजेस में से हर साल 13 से 14 नंबर का पेपर उनमें से आ ही जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, अभी जो आपको दिखे थे ये हमारे पेड नोट्स हैं। वहीं पेड नोट्स भी अगर किसी को लेने हों तो वो भी मैसेज कर सकता है उसी नंबर पर 8076392717 पर। पेड नोट्स का प्राइस है 500 रुपये, ठीक है, जिसके अंदर आपको पेपर 1 का सारा मटेरियल आपको दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, देखिए, अ चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग व्हेन हिज ग्रैंड मदर टेक्स हिम फ्रॉम मदर्स लैप। कह रहे हैं कि दादी उसको उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। अब देखो, ये अलग तरह की एंग्जाइटी के बारे में बताई गई है। पहले तो बात हम यही देख लेते हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट और मोटिवेशन है, और इसके अंदर हम रीइंफोर्समेंट वगैरह की बात भी करेंगे। तो ये होते क्या है? इमोशन वो चीज़ें होती हैं जो आपकी भावनाएं, एक्चुअली आप कह सकते हैं। आपका कोई डर हो गया, किसी के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो, वो भी आपका एक इमोशन है। आप खुश हो, वो भी आपका एक इमोशन है। आप दुखी हो, वो आपका एक इमोशन है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है? भावनाएं होती हैं, ठीक है। तो इसी में आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है आपकी भावनाओं में, तो वो एंग्जाइटी आपके लिए आ जाती है। आपका ये कह सकते हो कि आपका डिसऑर्डर टाइप होता है एंग्जाइटी, ठीक है दोस्तों। तो अब ये किस तरह का डिसऑर्डर है, आप इसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके मैं सारे डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगा। भाई इमोशनल एंग्जाइटी तो मेरे को नहीं लगता मैंने आज तक सुना है ये वर्ड, मतलब ये तो एंग्जाइटी होती है, वो इमोशनल तो होगी ही। बाकी हम तीनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। जब एक बच्चे को, छोटे बच्चे को किसी बाहर वाले बंदे के साथ में छोड़ दिया जाता है जिसको वो जानता नहीं है, मतलब उसके अपने उसको किसी बाहर वाले बंदे के साथ छोड़ के चले जाते हैं, तो वो तो होती है स्ट्रेंजर एंग्जाइटी। सेपरेशन एंग्जाइटी ये होती है कि जब उसका, जिसके साथ उसके मम्मी पापा हैं और वो है उसके मम्मी पापा, मेनली जो हमारा केयर गिवर होता है, केयर गिवर उसका मम्मी पापा हो सकता है। कई बार आपका कई जैसे बाहर वाले जगह पे कोई भी आपका केयर टेकर रख लेते हैं, ठीक है, कि जो मम्मी पापा दोनों जॉब पे होते हैं और वही बच्चे को पालती है। बेबी सीटर आप कह सकते हैं। बेबी सीटर आपके जो होती हैं वो भी आपका सेपरेशन एंग्जाइटी के अंदर आएंगे। अगर वो छोड़ के जाती हैं तो बच्चा तब भी रोता है, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर क्या है? इस केस के अंदर ग्रैंड मदर ने लिया है, दादी ने लिया है। कहां से लिया है? मदर से लिया है। इसका मतलब मदर आपकी केयर गिवर हो गई है। तो ये कौन सी हो गई? ये आपकी सेपरेशन एंग्जाइटी हो गई है, वियोग दुश्चिंता हो गई है, ठीक है। अब समझो, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं स्ट्रेंजर में और सेपरेशन में।
अब इस केस के अंदर आप कैसे पहचानेंगे, देखो आपका जो ग्रैंड मदर आप ग्रैंड मदर ले रही है, इसका मतलब वो कोई स्ट्रेंजर तो नहीं है ना बच्चे के लिए, इसका मतलब बच्चा जानता तो है उसको, लेकिन वो रो क्यों रहा है, क्योंकि उसकी माँ से लिया गया है। आया समझ में। अगर एक केस ऐसा बन सकता है कि उसकी माँ से उससे कोई अलग ही बंदा ले ले, तो इस केस में आपके लिए बताना मुश्किल होगा कि वो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी की वजह से रो रहा है या सेपरेशन एंग्जाइटी की वजह से रो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ से भी लिया जा रहा है और वो उसको अलग लोगों के बीच में भी छोड़ा जा रहा है, समझ रहे हो। लेकिन इस केस के अंदर तो साफ साफ इसीलिए इन्होंने ग्रैंड मदर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि ग्रैंड मदर ने लिया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सोशल एंग्जाइटी। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, ये दोनों एक ही टाइम पे लगभग आती हैं। अगर मैं बात करता हूँ 12 महीने से 15 महीने के बीच में ये पीक पे होती हैं बच्चे के अंदर। जब बच्चा 1 साल और 1.25 साल का बच्चा होता है ना, उसके अंदर ये बच्चे के अंदर सबसे पीक पे होती हैं, और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो कम होती जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सोशल एंग्जाइटी। सोशल एंग्जाइटी मेनली हमारी जब बच्चा बड़ा हो जाता है, एडोलसेंस में चला जाता है, उस टाइम पे आती है। उस टाइम पे कैसे आती है, कई बार बच्चों के साथ एक दिक्कत आ जाती है कि जैसे ही वो ज़्यादा भीड़ देखते हैं या कि कोई लोगों से मिलते हैं तो वो डर जाते हैं, उनसे डर जाते हैं इन द सेंस, उसका कारण होते हैं कई बार उनको बुली किया जाता है। बुली कैसे होता है, आप एक मान सकते हैं कि जैसे रैगिंग वगैरह होती थी तो ये भी बुली करना ही था। मतलब हमारे, आपने देखा ही होगा, आप अपने अगर आसपास में भी देखोगे ना, अपनी क्लास में आप जब पढ़े होगे, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बुली करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बुली होते हैं। ठीक है, अब ये मेनली हमारा जो फिजिकली आप कह सकते हैं स्ट्रोंग होते हैं, इस वजह से ये छोटे बच्चों को परेशान करते हैं, या फिर जो हमारे फिजिकली थोड़े से वीक होते हैं बच्चे, उनको परेशान करते हैं। तो इस वजह से जो ये वीकर सेक्शन होता है ना, अब ये वीकर सेक्शन हो सकता है ये फिजिकली ना हो, ये हो सकता है सोशली भी वो वीकर सेक्शन से आए, वो किसी कारण से भी वीक होंगे और दूसरे लोग उनको परेशान करेंगे, बुली करेंगे। वो हो सकता है कि वो एक ग्रुप बना रखा है और वो सिंगल एक बच्चा है, इस वजह से उसको सारा ग्रुप मिलके बुली करता हो। ठीक है, तो अब जो ये बच्चा बुली हो रहा है ना, इसके अंदर कई बार ऐसा हो जाता है कि इसके अंदर सोशल एंग्जाइटी आ जाती है। सोशल एंग्जाइटी कैसे आ जाती है, वो अपने ऊपर, अब होता क्या है कि ये किसी भी एक चीज को पकड़ के, किसी भी एक बंदे की चीज को पकड़ के उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं बच्चे। ठीक है, अब जब वो मजाक उड़ाएंगे ना, तो इसकी वजह से वो बच्चा अपनी हर चीज को ज्यादा नोटिस करता है कि कहीं इस वजह से तो नहीं हंसेंगे मेरे पे। कई बार ऐसा होता है कि एक ग्रुप के अंदर कि अच्छा भाई वो बंदा आ रहा है, उसको देख के हंसना है बस हमें। इस तरह से भी कई बार परेशान किया जाता है बच्चे को कि उसके अंदर कोई खराबी नहीं है, लेकिन उसको ये फील करवाया जाता है कि तेरे पे हंस रहे हैं, चाहे उसके अंदर कोई दिक्कत है या नहीं है। तो उसके अंदर वो सेल्फ डाउट आ जाता है बंदे के अंदर। जब सेल्फ डाउट वाली जब चीज आ जाती है ना, तो वो सोशल एंग्जाइटी की वजह से आ जाती है, और ये मेनली हमारा एडोलसेंस में होता है। छोटे बच्चों में इतना नहीं होता, छोटा बच्चा तो किसी को हंसता देख के वो तो साथ में हंसेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। तो आई होप ये चीजें तो आपकी क्लियर हो गई होंगी। देखिए फिर वही चीज आ गई है, हाँ देखो जिसके बारे में हमारी अभी बात हो रही थी, एडोलसेंट में एक्सपीरियंस। किशोर क्या मैंने बताया था ना आपको, जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, आप कह सकते हैं 12-13 साल के होते हैं, तो उस टाइम पे ये बुली वाली चीज ज्यादा चलती है। ठीक है, 8th 9th आप कह सकते हैं, 6th 7th आप कह सकते हैं, तो उस टाइम पे बच्चों के अंदर ये बुली वाली चीज ज्यादा चलती है। तो उस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, वही चीज है, एंग्जाइटी आती है। एंग्जाइटी भी कौन सी आती है, सोशल एंग्जाइटी आती है। एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, वो स्वयं के प्रति कंसर्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता, अगर उनकी गलती होगी तब भी उनको टोका जाएगा, गलती नहीं होगी तब भी उनको टोका जाएगा, और उनको सेल्फ डाउट आएगा। मतलब वो अपने अस्तित्व पर ही डाउट करेंगे कि पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे को स्ट्रोंग होना चाहिए था, या मैं ऐसा नहीं हूं। और मतलब उनको इस तरह से धकेला जाता है एंग्जाइटी की तरफ। ठीक है, तो ये कारण है, इसी वजह से तो हमारा जो ये बुली होना है और ये सारी चीजें हैं, ये हमारी खत्म की गई है। आपका अगर रैगिंग वाली चीजें भी करोगे, तो रैगिंग करके भी कई बार वो, पहले होता क्या था कि अगर आप रैगिंग कहोगे ना, तो 2 तरह की रैगिंग होती थी। एक तो आपकी हेल्दी रैगिंग होती थी। हेल्दी रैगिंग कैसे होती थी, जो हंसी मजाक आपका दोस्तों में हो जाता है। ठीक है, तो इससे वो घुलने मिलने के लिए हो जाती थी वो चीजें। लेकिन फिर बाद में इस चीज को गलत रूप ले लिया गया। जो लोग बुली करने वाले लोग थे ना, इन्होंने उसका गलत रूप ले लिया, और वो बच्चों का मजाक उड़ाने के लिए ही, मतलब वो घुलने मिलने के लिए वो रैगिंग नहीं हो रही। वो रैगिंग इसलिए हो रही थी कि आप किसी बंदे का आपको मजाक उड़ाना है, उसको नीचा दिखाना है। जब ये वाली चीजें जब आ जाती है ना, जब आप इस चीज को, इसी वजह से इसके ऊपर ठोस कानून बनाए गए हैं कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए
अब देखो आसान आसान है, ये कह रहे हैं स्ट्रेस अफेक्ट परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन। अब स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस आप कहोगे तो इमोशंस का पार्ट है, स्ट्रेस आपका इमोशनल एस्पेक्ट आप कह सकते हो। देखो एक बहुत बेसिक चीज बताता हूं मैं, कि अगर आप देखोगे तो ब्लूम टेक्सोनोमी आप देखोगे तो उसके अंदर 3 एस्पेक्ट हैं। पहला तो है कोग्निटिव, कोग्निटिव जिसके ऊपर आपका लेसन प्लान बनता है, जिसके अंदर आपके 6 स्टेप होते हैं। कौन सा, नॉलेज बेस्ड होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, एप्लीकेशन होता है, एनालिसिस होता है, सिंथेसिस होता है और क्रिएशन होता है। तो ये आपका हो गया, सॉरी क्रिएशन कह रहा हूँ, इवेल्युएशन होता है। अब जो नए लोग हैं उन्होंने कईयों ने ये कह दिया कि सिंथेसिस हमारा हाईएस्ट लेवल रहेगा और आपका जो आपका इवेल्युएशन है वो आपका उससे 5वें लेवल पे रहेगा। तो इसके ऊपर भी हम कभी डीप में बात करेंगे। सेकंड आपका होता है जब अफेक्टिव डोमेन होता है। अफेक्टिव डोमेन कौन सा होता है, जब भावात्मक होता है। तो ये सारा का सारा हमारे इमोशन से रिलेटेड होता है, आया समझ में। और तीसरा हमारा होता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में क्या होता था, जो आपकी स्किल से रिलेटेड था कि आप काम कैसे करते हो और ये सारी चीजें कैसे करते हो, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो ये वाली चीज है, अगर आप स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस आपका किससे आ गया, अफेक्टिव डोमेन से आ गया, या आप कह सकते हैं इमोशन से आ गया। लेकिन जब परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनेशन, ये परफॉर्मेंस किस वजह से आती है, ये हमारे कोग्निशन की वजह से आते हैं। कोग्निशन कौन सा होता है, जो आपका संज्ञानात्मक विकास होता है, कि आपको कितना समझ में आया, आपने कितनी चीजें, आपको कंसेप्ट कितने क्लियर है। देखो अलग अलग चीजें होती हैं। एक तो होता है हमारा मतलब अगर कोई बंदा पढ़ाई में अच्छा होगा तो क्या वो इमोशनली भी उतना स्टेबल होगा क्या। अब इसके ऊपर 2 थ्योरी चलती है हमारी। वैसे हम जनरली ये मानते हैं कि कोग्निशन और इमोशन का रिलेशनशिप है, और ये उसी का एग्जांपल है। देखो स्ट्रेस क्या हो गया, इमोशन से रिलेटेड हो गया है, और जो कोग्निशन हो गया है, कोग्निशन हमारा जो हम बात करते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड आप कह सकते हैं, आपके कंसेप्चुअल रिलेटेड आप कह सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप कह सकते हैं। तो इनके बीच में रिलेशनशिप है, और ये बहुत बड़ा एग्जांपल है स्ट्रेस, ठीक है, उसका कि देखो स्ट्रेस अगर होता है तो उसकी वजह से हमारा जो हम अच्छा कर सकते हैं वो भी हम नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं चीजें स्ट्रेस के अंदर। तो इसका मतलब इनके बीच में रिलेशन है। लेकिन एक जोजोंग थे, जोजोंग नाम था उनका, उन्होंने ये वाली बात कही थी कि कोग्निशन और इमोशन एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से। यही एक ऐसा बंदा है जिसने आके ये वाली बात कही। अब उसने कुछ इस तरह के एग्जाम्पल दिए थे कि आपने ये देखा होगा कि एक बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, आया समझ में, लेकिन फिर भी वो बंदा सुसाइड कर लेता है। तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंट था, तो इसका मतलब वो इमोशनली भी स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन इमोशनली स्टेबल नहीं था ना। अब इसको काटने के लिए जो ये लोग कहते हैं, जो बाकी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि भैया हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ इस तरह की चीजें रही हों, या उस टाइम पे जिस टाइम पे उसका कोग्निशन बन रहा था, जिस टाइम पे उसका कोग्निशन बन रहा था उस टाइम पे वो इमोशनली स्टेबल हो, ठीक है, वो इंटेलिजेंट हो गया, उसके कंसेप्ट क्लियर हो गए पहले, लेकिन उसके बाद में उसके साथ में लाइफ में कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं जिससे उसका इमोशनली वो इनस्टेबल हो गया है। तो इसके ऊपर वाद विवाद चल रहा है। तो ये दोनों चीजें मैं बताई मैंने आपको। जनरली हम ये मानते हैं कि कोग्निशन और इमोशन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और एक्चुअली रिलेटेड होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 14-year-old देविका इज अटेम्प्टिंग टू डेवलप ए सेंस ऑफ हर सेल्फ एज सेपरेट सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल, कि वो अपने आप को एक अलग सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल के रूप में नियंत्रित करती है, वो स्वयं को नियंत्रित करती है, इस भावना को विकसित कर लेती है वो, ठीक है। तो आपके हिसाब से ये क्या है। अब आपको याद होगा कि हमने मोरल डेवलपमेंट पढ़ा था। अगर मोरालिटी भी अगर आप देखोगे ना तो वो भी कहीं ना कहीं इसी पार्ट से रिलेटेड है। हमारी जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है। हमारी मोरालिटी के ऊपर इमोशंस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमारे जैसे इमोशंस होंगे उसके हिसाब से हमारी मोरालिटी चलेगी, ठीक है। तो उसके अंदर हमने बात करी थी पियाजे के बारे में, जिन्होंने एक बात कही थी कि स्टार्टिंग में तो बच्चा दूसरों की बातें सुनता है, फिर वो एक अपने एक ऐसे रोल में आ जाता है जहाँ पे वो बस अपनी अपनी बातें करता है। तो वहाँ हम उसको कह रहे थे स्वायत्तता या ऑटोनोमी, ठीक है। डेवलपमेंट में भी हमने इस बारे में सुना है कि हम हेट्रोनोमी से ऑटोनोमी पर चलते हैं, यानी जिसमें हम पहले दूसरों के ऊपर चीज़ें समझते हैं और फिर हम स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं। यही हमारा जो जैसे जनरल टू स्पेसिफिक था ना हमारा, इसी तरह से हमारा हेट्रोनोमी टू एंटोनोमी भी एक
कंसेप्ट है डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑटोनॉमी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस से आपको क्या लगता है कि कौन सी स्किल रिलेटेड है? तो देखो याद करना हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस से नहीं हो सकती है, हमारी जनरल इंटेलिजेंस से हो सकती है ये, ठीक है। इमोशन, जिसके अंदर इमोशंस की बात आएगी ना वो चीजें आएंगी। फिर ये कह रहे हैं गतिक प्रक्रमण, फिर वही वाली बात आ गई। मैंने जब डोमेन की बात कर रहा था तो ये तो कोग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो गतिक प्रक्रमण है ये कौन सा? ये साइकोमोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है। फिर हमारा तीसरा चीज होता है एनविसेजिंग, विचार करना। विचार करना आप ये कह सकते हैं कि हाइपो थीसिस बनाना या ये सारी चीजें करना, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं कोग्निशन से रिलेटेड है। फिर कह रहे हैं एम्पैथाइजिंग, सहानुभूति देना। एम्पैथी आपको पता होनी चाहिए, एम्पैथी एक चीज है जो हमारा इमोशन का पार्ट है। इमोशन कैसा होता है कि मान लो कहीं किसी बंदे के साथ कुछ गलत हो रहा है, अब हम उसको उसकी जगह खुद को रख के देखते हैं और फिर सोचते हैं, तो वो इम्पैथी होती है वो हमारा, कि दूसरे के जूते में पांव रख के खुद सोचना कि कील कितनी गड़ रही है। इसके ऊपर कहावतें भी बनी हुई हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमारी एम्पैथी होती है किसी के बाद। एक होता है सिंपैथी। सिंपैथी आपकी होती है कि आप दूसरे बंदे को, जो ये सहानुभूति वर्ड लिख रखा है ना, एक तरह से देखा जाए तो ये सिंपैथी के लिए होता है कि आप किसी बंदे को सहानुभूति दिखा रहे हो कि हाँ भाई कोई नहीं, ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये है, मतलब आप ऊपर ऊपर का कर रहे हो। जो हमारा सिंपैथी है ये इतना ज्यादा डीप नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एम्पैथी है वो डीप है, आप उस बंदे के जगह खुद को ही रख के देख रहे हो सकता है ये ऊपर ऊपर से आप सिंपैथी दिखा रहे हो किसी बंदे के साथ। लेकिन जो अच्छी चीज होती है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस आप कह सकते हो कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो, तो वो ये होता है कि आप दूसरे बंदे की जगह खुद को रख के देख रहे हो और उसकी भावनाओं को खुद महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसका आंसर चौथा है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कह रहे हैं द इनर फोर्स दैट स्टिमुलेट एंड कंपेल अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन टू दैट रिस्पॉन्स। कह रहे हैं एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, ठीक है। अब देखो हमारा जो ये चीजें थी ना, जो इमोशन थे वो आंतरिक भाव थे, आप कह सकते हैं वो हमारे भाव थे, वो कोई बल नहीं था, ठीक है। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है, व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतीक विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको हम मोटिव कहेंगे। कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, हमारा अंदर से एक मोटिव निकलता है, उसकी वजह से हम करते हैं। समझ में आया? इसके ऊपर थ्योरी भी है, मोटिवेशन जो थ्योरी है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। मोटिवेशन की भी अगर आप देखेंगे थ्योरीज की, अगर मैं बताता हूं, तो एक तो है मोटिवेशन साइकिल और एक है मैस्लो की नीड वाली थ्योरी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप पाएंगे, आपको दिखाऊंगा मैं इसके बारे में, बाद में पढ़ाऊंगा, या आपने अगर क्रैश कोर्स देखा होगा मेरा तो उसके अंदर मैंने बड़े अच्छे से ये चीज़ समझाया, आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए अब सेकंड पे चलते हैं हम। देखिए आप देखो कह रहे हैं गिविंग पनिशमेंट वर्बल या नॉन वर्बल। अब देखो ये पनिशमेंट देना, रैगिंग करना, इनकी वजह से बच्चे टूट जाते हैं अगर आप देखोगे, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बच्चे की छवि की सुरक्षा करना नहीं, इंप्रूविंग स्कोर मार्क्स सुधारने के लिए नहीं, डैमेजिंग देयर सेल्फ कंसेप्ट, उनकी सेल्फ कंसेप्ट की जो भावना होती है ना, अवधारणा, उसको नष्ट कर देता है। ये वाली चीज़ जो आप पनिशमेंट देते हो बच्चे को या इस तरह की चीज़ जो चीज़ें करते हो ना, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पनिशमेंट बच्चे को ना दी जाए, क्योंकि उसका सेल्फ कंसेप्ट हिल जाता है इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे एनी वन कैन बिकम एंग्री, ठीक है, दैट इज इजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन टू द राइट डिग्री एट द सेम राइट टाइम फॉर द राइट पर्पज एंड इन द राइट वे, दैट इज नॉट ईजी। ये कह रहे हैं कोई भी नाराज हो सकता है। अब देखो ये चीज़ किससे रिलेटेड है? आप किसी से नाराज हो जाते हो या ये सारी चीज़ें करते हो, तो अब ये अलग अलग तरह के हमारे डेवलपमेंट है। तो आप सोशल डेवलपमेंट की वजह से होते हो क्या? नहीं, आप सोशल डेवलपमेंट होते हैं आपकी बंदे के साथ आपके रिलेशन कैसे है, ठीक है।
लेकिन अब वो किस चीज़ की वजह से इफेक्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड आपका कैसा है। फिर आपका है फिजिकल डेवलपमेंट, आपका ऑब्वियसली फिजिक्स से रिलेटेड होता है। फिर आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, तो ये इसका पार्ट होता है इमोशनल डेवलपमेंट, कि आपके इमोशंस, कई बंदे ऐसे होते हैं जो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, जब वो कभी कभी रोने लग जाते हैं, कभी वो देखो इमोशनली स्टेबल बंदा कौन होगा, जो अगर उसको कुछ दुख होगा ना और सुख होगा वो दोनों के अंदर लगभग सेम रहेगा। मतलब कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो दुखी होते हैं तो हद से ज्यादा दुखी होते हैं, ठीक है, और जब वो खुश होते हैं तो वो हद से ज्यादा खुश होते हैं। तो ये वाली इमोशनल वीक वाले बंदे की निशानी है कि आप छुपा नहीं पाते अपना, जब आप खुश हो गए हो आप उसको भी पचा नहीं पाते हो, और जब आप दुखी हो गए तो आपको भी कोई बंदा चाहिए जिसके साथ आप दुख सुख बांट सको और ये सारी चीज़ें कर सको। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सारी हमारी इमोशन से रिलेटेड होती है। अब हाँ, इमोशनल डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपका सोशल डेवलपमेंट पे, इसको समझ लेना। जो बंदे इमोशनली वीक होते हैं वो मेनली अगर देखा जाए तो वो सोशली उतने ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं हो पाते, ठीक है, क्योंकि कौन सुनेगा आपका रोना धोना डेली, समझ रहे हो इन चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से बताओ कि कौन सा आप इमोशन कहोगे। इमोशन तो मैं फियर ही कहूँगा, डर ही कहूँगा। हमारा इमोशन कौन सा होता है, हमारा फियर होता है। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं यहाँ पे आपको, ठीक है। एक आपका रीइंफोर्समेंट होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत जगह ये क्वेश्चन भी पूछा है कि रीइंफोर्समेंट में और इमोशन मोटिवेशन के अंदर फर्क क्या होता है, ठीक है। मोटिवेशन में भी कहते हैं कि बंदा मोटिवेट होके कुछ काम करता है, मोटिवेट हुआ तो वो क्लास प्राइज ले आया, ये सारी चीज़ ले आया, ठीक है। और जो रीइंफोर्समेंट होता है, रीइंफोर्स करोगे आप वो जब भी अच्छा काम करेगा। तो इनके बीच में इनमें डिफरेंस क्या है, मेरे को आंसर नहीं मिलता था। फिर मैंने अलग अलग बुक्स पढ़ी तो मुझे पता चला कि देखो रीइंफोर्समेंट की वजह से बंदा मोटिवेट होता है, रीइंफोर्समेंट की वजह से बच्चा मोटिवेट होता है। अब मोटिवेशन के हमारे दो पार्ट थे अगर आपको याद हो, एक तो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन था कि आपके अंदर से भावना आ रही है मोटिवेशन की, और एक आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन था। अब जो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन था इसके अंदर आपका मोटिवेशन आपका क्यों था, क्योंकि आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे थे। समझना इस चीज को, मान लो मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को पढ़ना अच्छा लग रहा है, आया समझ में, तो वहां ये मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन था। इसके अंदर मेरे जो काम चल रहा था वो मेरे इमोशंस की वजह से मैं मोटिवेटेड था। समझ लो इस चीज को, मैं अपने इमोशंस की वजह से मोटिवेटेड था, तो मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन था। लेकिन जब मैं बात करता हूं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, तो उसके अंदर कोई मेरे को लालच देगा, उसकी वजह से मैं मोटिवेट होऊंगा कि भाई आप है ना, आपको हम साइकिल दिला देंगे, इस वजह से आप पढ़ो, ठीक है। तो वो बच्चा साइकिल लेने के लिए पढ़ रहा है, तो अब वो जो लालच था ना वही मेरा रीइंफोर्समेंट था। समझ लेना, वो जो लालच होता है उस लालच को ही हम रीइंफोर्समेंट देते हैं, बोलते हैं। इसी वजह से हम रीइंफोर्समेंट को, पनिशमेंट को हमने बैन कर रखा है, या आप ये कह सकते हैं कि ये पुराने कंसेप्ट थे, व्यवहारवादियों के कंसेप्ट थे, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच वालों के कंसेप्ट थे, और कोग्निस्टिक वालों ने इसको बिल्कुल खत्म कर दिया। कह रहे हैं कि हमारे लिए ये वैल्यू ही नहीं करता बच्चे के अंदर, क्योंकि ये हमारा जो मोटिवेशन था, मोटिवेशन भी दो तरह का था ना, तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को कम से कम करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन आए। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि बच्चे को पढ़ने में मजा आए, इसलिए उनको पढ़ाओ ऐसे जिसमें एक्टिविटीज ज्यादा हों, जिसमें उनको पढ़ने में मजा आएगा और उनका मन करेगा पढ़ने का, ना कि वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको फर्स्ट आना है, डॉक्टर बनना है, या उसको साइकिल चाहिए। समझ में आ गया। तो अब हमारा इसका आंसर क्या है, डर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि इमोशंस एंड कोग्निशन आर ईच अदर, क्या होते हैं, हम ये मानते हैं कि इंटरवोवन होते हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये एक दूसरे के अंदर अच्छे से रहते हैं, ठीक है। मैंने बताया था जनरल टर्म में तो हम यही कहते हैं, लेकिन जब जोजोंग की बात आएगी तो जोजोंग ने ये कह दिया था कि नहीं भैया हमारे अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि इमोशंस द डोमिनेट एलिमेंट ऑफ इमोशन, इमोशनल संवेग का सबसे प्रमुख तत्व क्या है, तो हमारे भाव, हमारी जो फीलिंग्स है ना, वही प्रमुख तत्व होता है। समझ में आया। मोटिव या प्रयोजन ये किस लिए है, ये हमारा मोटिवेशन का आपका हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये हमारा संवेग का नहीं होगा कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए कह रहे हैं संवेगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब बाकी तीन सही हैं, एक गलत होगा।
पहला कह रहा है इमोशनल डेवलपमेंट इज एन ऑर्डरली प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स इमोशन अनफोल्ड द सिंपलर वंस। कह रहे हैं संवेगात्मक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें सरल संवेगों में से जटिल संवेग प्रदर्शित होते हैं। ये सही है भाई ये चीज़, ठीक है। कह रहे हैं बिकॉज इमोशंस आर सब्जेक्टिव दे आर डिफिकल्ट टू स्टडी। बिल्कुल सही बात है, ये व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, इस वजह से ये इनका अध्ययन करना कठिन होता है। कह रहे हैं इमोशंस डिपेंड ऑन द कॉन्शियसनेस, कि संवेग चेतना पर निर्भर होते हैं कि आप कितने कॉन्शियस हो, इसके ऊपर आपके इमोशंस होंगे। तो भैया ये जब पहले 3 सही हैं तो हमारा लास्ट कौन सा होगा? लास्ट हमारा गलत ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, रीइंफोर्समेंट और मोटिवेशन से क्वेश्चन आएंगे अब हमारे। देखिए आप देखो रीइंफोर्समेंट में भी देखेंगे तो 2 अलग अलग बेसिस के आधार पे हमने इसको बांटा हुआ है। एक तो आपका होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, एक होता है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होता है, एक आपका होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। दोनों के बारे में बात करूंगा। पहले बात करते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट और कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट के ऊपर। ये डिपेंड करता है, इसका बेस है टाइम, कि आप किस हिसाब से बच्चे को रीइंफोर्स कर रहे हो, ठीक है। आप हर घंटे बच्चे को अच्छा बोल रहे हो या हर क्वेश्चन पे अच्छा बोल रहे हो, ये आपका पार्शियल, ये आपका कंटिन्यूअस होता है, आप लगातार बच्चे को रीइंफोर्स कर रहे हो, ठीक है। एक आपका होता है डिसकंटिन्यूअस या फिर आपका पार्शियल होता है आपने कभी कभार कर दिया। तो दोनों के अंदर से ये माना जाता है कि जो हमारा पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है ना, ये आपका बेटर होता है। समझ लेना इस चीज को, टाइम के आधार पे हमें ये मानना जाता है कि हमें लगातार नहीं देना कभी भी, तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर लगातार हमेशा देते ही रहोगे आप कभी कभी दो, उसकी वैल्यू रहती है। समझ रहे हो? मान लो बच्चे की कॉपी खोली, उसमें हर पेज पे लिखा हुआ गुड गुड गुड, आगे से उसकी बच्चे की वैल्यू खत्म हो गई गुड की, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बतेरे पड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे पास, तो ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं कि उसको कभी कभी मिलेगा, कभी कभी में वो खुश होगा कि आज मुझे गुड मिला है, आज ये हुआ है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इज मोर इफेक्टिव देन कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, यही है हमारा। फिर हमारा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, कि मोटिवेशन आपका मैक्सिमम सीखने के लिए आपका कौन सा हो सकता है। तो एक्सट्रिंसिक तो नहीं हो सकता भाई, हमने बात करी थी इंट्रिंसिक आपका होना चाहिए, एक्सट्रिंसिक फैक्टर नहीं हो सकता। फिर आपका है मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर, फिर वही वाली चीज आ गई है, फेलियर को अवॉइड करने के लिए। कहीं ना कहीं ये भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं ये भी आपका एक्सट्रिंसिक हो चुका है। टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्ट गोल, फिर वही गोल, देखो हमारा जो भी ये जो चीज़ होती है, ये आप कह रहे हैं कि वेरी इजी गोल होता है या डिफिकल्ट गोल होता है, इसके हिसाब से आपका अधिकतम रूप से आप प्रेरित हो सकते हैं, ये तो गलत चीज़ है। कह रहे हैं पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन मीटिंग टारगेट, जब हमको लक्ष्यों की प्राप्त करने में हमें व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है ना, तो यही सबसे ज़्यादा हमारा यही है कि आगे से हम उसको और ज़्यादा, मान लो आप कोई मैच जीत गए, आपको मज़ा ही नहीं आया मैच जीत के, फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? समझ रहे हो? आपको जो लक्ष्य प्राप्त हुए, अगर आपको उसमें मज़ा आएगा ना, लक्ष्य प्राप्त होने के बाद में ही पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो ही वो आगे से आपका सीखने के लिए आपको मदद करेगा। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट पे चलते भाई। साथ के साथ भाई लाइक भी करते रहा करो और कमेंट एंड में कर देना। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इंटरचेंजेबली टर्म विद मोटिवेशन। अभिप्रेरणा की जगह आप क्या मानते हैं, आप किस टर्म को आप चेंज कर सकते हैं अभिप्रेरणा की तरफ? कह रहे हैं इंसेंटिव का नहीं भैया, इंसेंटिव और ये जो चीज़ें होती है ना, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इंसेंटिव को रीइंफोर्समेंट की जगह, ठीक है। रीइंफोर्समेंट की जगह तो ये हो सकता है, लेकिन इसकी जगह तो नहीं करूँगा। इमोशंस की जगह तो बिल्कुल नहीं कर सकता। नीड आपको पता होना चाहिए, आपकी नीड थ्योरी ही आपकी दी है। हमारा जो मोटिवेशनल थ्योरी है, मैस्लो की जो मोटिवेशनल थ्योरी है, वो नीड थ्योरी ही है। और आपका जो मोटिवेशनल साइकिल बनता है, उसके अंदर भी जो पहला पॉइंट है ना, वो नीड ही है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं आपका यही है, आप इस टर्म को आप इससे चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम एन अफेक्टिव टीचर शुड एम एट द स्टूडेंट टू बी मोटिवेटेड, कि टीचर ये चाहता है कि मेरे बच्चे मोटिवेटेड रहें, तो वो क्या करेगा? वो दंडात्मक उपाय नहीं करेगा, नहीं जी। टू परफॉर्म सो दैट
उनके मार्क्स अच्छे आए, नहीं जी। सीखने के लिए वे जिज्ञासु बने और सीखना पसंद करें। समझ लो, सीखने के लिए वो जिज्ञासु बन रहे हैं, वो मार्क्स के लिए नहीं कर रहे। अब देखो ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन था जब मार्क्स के लिए था, लेकिन अब वो सीखने में जिज्ञासु कौन होते हैं? जिज्ञासु वो होते हैं जिनको कुछ जानना होता है, उनको जान के वो मजा आता है, उनको जो वो प्रोसेस हो रही होती है ना, उसमें मजा आ रहा होता है। तो यही हमारा आंसर है इसका। अगला तो रोट मेमोराइजेशन है, ये तो गलत ही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए कहना है कि व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट टू एनकरेज देम टू डू टास्क विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कह रहे हैं कंप्लीट द टास्क फास्टर एंड गेट अ टॉफी। अब देखो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या, इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? बच्चे के अंदर खुद से आएगी वो चीज़, आप किसी बाहरी रीइंफोर्समेंट की वजह से आप मोटिवेशन नहीं हो रहा उसका, वो रीइंफोर्समेंट की वजह से या गोल सेट करके वो नहीं करना चाह रहा। समझ रहे हो? तो पहली बात कह रहा है टॉफी, टॉफी के लिए तो वो कर नहीं रहा, ठीक है। काम जल्दी पूरा करो, तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, ये तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। फिर कह रहे हैं ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, ठीक है। तो जो सीखना होता है वो कहीं ना कहीं वही चीज़ है, वो प्रोसेस, जो बच्चा होगा ना, प्रोसेस के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को अभी तक लगी इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगी। अब फिर कह रहे हैं कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज। अब फिर वही वाली कंपटीशन वाली चीज़ कर दी कि वो दूसरी बंदी या दूसरा बंदा काम आपसे पहले कर लेगा, इससे पहले आप कर लो, ये तो गलत चीज़ है। वाई कांट यू बी लाइक हिम, तुम उसके जैसे क्यों नहीं? कंपेरिजन आ गया, इसमें भी कंपेरिजन आ गया, तो मेरा तो आंसर सेकंड ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए कह रहे हैं कि मोटिवेट बताओ बच्चों को इंट्रिंसिकली कैसे करोगे, मोटिवेट बच्चों को इंट्रिंसिक कैसे करोगे। तो अगर देखा जाए लास्ट तो देखो, प्रतियोगिता करके, चिंता पैदा करके या टॉफी देकर, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर तो पहला क्या ही था, हमारा पहला ही था, ठीक है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और इसमें निपुणता पाने में उनकी मदद देकर करना है, ठीक है। हालांकि देखो एक चीज़ और बताता हूँ, कभी भी आपका जो आप कभी भी कोई काम करते हो ना, तो पूरी तरह ना तो आपका इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते आप, ना आप एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहते। आप पूरी तरह, आप 100% ये नहीं कह सकता आप, लेकिन आप ये कह सकते हो मैं काम के लिए 90% तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हूँ और 10% इंट्रिंसिक मोटिवेटेड हूँ। तो आपका ये चीज़ रहता है, तो जो ज़्यादा होता है उसी चीज़ को हम ये मान लेते हैं कि वही है हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, इतना डीप आपका आता नहीं वैसे क्वेश्चन। पेपर 2 से अब आ जाते हैं हम। पेपर 2 में भी किस तरह के क्वेश्चन आए हैं यहाँ से ये भी देख लेते हैं। देखो कह रहे द फॉलोइंग स्किल आर इन्वॉल्व इन इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस में कौन कौन सी? अवेयरनेस ऑफ इमोशन हमारा होता है, मैनेजमेंट ऑफ इमोशन ये भी होता है, क्रिटिसिज्म ये नहीं होता भाई, भावनाओं की आलोचना करना ये नहीं होता, ठीक है। ये चौथा भी हमारा होता है कि कक्षा की सेट पार्टियों से हम किस तरह की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही होती है। मतलब ये तो एनर्जेटिक है, ठीक है, जबकि राजेश हमारा डिस्करेजिंग है। देयर इमोशनल एक्सपीरियंस आर मोस्ट लाइकली टू डिफर विद रिस्पेक्ट। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है उनका जो इमोशनल एक्सपीरियंस है उनके बीच के अंदर डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम की वजह से नहीं। एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशन, एक्सट्रीमिटी का तो बात है ही नहीं। लेवल ऑफ एडेप्टेशन आप ये कह सकते हैं। समझो एक चीज़ को, किसी चीज़ के प्रति आप एनर्जेटिक होगे और एक बंदा एनर्जेटिक नहीं होगा, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो यही होता है कि आप उसको कितना ज़्यादा एडेप्ट कर पा रहे हो। समझना इस चीज़ को। मान लो किसी चीज़ में मैं एडेप्ट हो चुका हूँ, मैंने उस चीज़ को एडेप्ट कर लिया, तो मैं उस चीज़ को करने में खुशी महसूस होगी और मैं एनर्जेटिक रहूँगा उस चीज़ में, ठीक है। मैंने कोई स्किल एडेप्ट कर ली, मैं क्रिकेट बढ़िया खेलने लगा, तो मैं क्रिकेट खेलने जाऊँगा तो मैं एनर्जी से जाऊँगा। लेकिन जिसको क्रिकेट खेलना आता ही नहीं है तो वो उसमें एनर्जी से नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर किसी बच्चे को मैथ आता है, ठीक है, उसने मैथ की क्लास को अडेप्ट कर लिया है, तो अगर वो वहाँ जाएगा तो वो एनर्जी से जाएगा। लेकिन जिस बच्चे को मैथ्स कमजोरी है जिसके अंदर, तो वो उसको मिस करने की कोशिश करेगा या वहाँ पे उतनी एनर्जी नहीं दिखाएगा। एनर्जी आपकी वहाँ दिखाई जाती है जिसमें आप अच्छे होते हो, समझ लेना है हमेशा इस बात को। एनर्जी आपकी वहाँ दिखाई जाती है जिसमें आप अच्छे होते हो और आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन वहीं आई होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं राजेश इज स्ट्रगलिंग इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर राजेश स्ट्रगल करता है। द इनर फोर्स कंपेलिंग हिम टू सर्च फॉर अ वे टू सोल्व इट कंप्लीटली इज नोन एट।
फिर वही इनर फोर्स, जैसे ही इनर फोर्स की बात आएगी, देखो अगर आपके भाव की बात आएगी, ठीक है, तो वो तो आपके इमोशंस होंगे, ठीक है। आपकी अगर फीलिंग्स की बात आएगी, इनर फीलिंग्स की बात आएगी, तो वो तो आपके इमोशंस होंगे। लेकिन जैसे ही आपकी इनर फोर्स की बात आएगी तो वो आपका मोटिव होगा, समझ लेना इस चीज को, ठीक है। तो ये मोटिव आ गया हमारा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे 2014 सितंबर पेपर 2 में आया था क्वेश्चन, अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट हैज बीन लीस्ट डिस्कस इन साइकोलॉजी ऑफ इमोशन। इमोशन की जो साइकोलॉजी है इसके अंदर आपको क्या लगता है कि कौन सा फैक्ट कम डिस्कस किया गया है। अब देखो, इमोशन इज सब्जेक्टिव फीलिंग एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये तो मैंने अभी भी बात करी है। आप अभी अगर लेक्चर में ही देखोगे ना, जिन जिन चीज़ों के बारे में बात हुई होगी वो सारी होंगी इसके अंदर। फिर कह रहे हैं कि इमोशन में नॉट ओनली अकर विद इन द इंडिविजुअल स्टूडेंट, ऑल्सो विद इन द एंटायर क्लास। इसके बारे में अभी तक मैंने, अगर आज की क्लास में बात करूं तो मैंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने ये जरूर कहा था कि सब्जेक्टिव फीलिंग होता है, इसकी वजह से उसको पढ़ना मुश्किल होता है, ये सारी चीज़ें करना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि मतलब जो सेकंड वाला ये चीज़ है ये नहीं कहा अभी तक। और बात करते हैं, कह रहे इमोशन आर कम्प्लेक्स पैटर्न, कम्प्लेक्स पैटर्न की बात हुई थी अभी क्वेश्चन के अंदर, अगर आप देखोगे, ठीक है। तो कम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल एंड कोग्निटिव इंटरप्रिटेशन, ये भी इसके अंदर भी साइकोलॉजी की बात होती है, ठीक है। फिर आपका आता है इमोशनल प्रोसेस इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल रिलेशन रिएक्शन। संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं भी शामिल होती हैं। बिल्कुल सही बात है, आप गुस्से में किसी को गुस्सा मार दोगे, ये सारी चीजें कर दोगे, इसके ऊपर भी स्टडी होती है। लेकिन जो ये सेकंड पॉइंट है ना, इसको अभी तक हमने इसके ऊपर कभी इतनी ज्यादा बात हुई नहीं है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहे हैं इमोशन में नॉट ओनली अकर विद द, कह रहे हैं इमोशन ऐसा हो सकता है कि पूरी एक बच्चे के अंदर इमोशन हो, और ऐसा हो सकता है कि बल्कि वो पूरी की पूरी क्लास के अंदर सेम इमोशन चल रहा हो। तो इसके ऊपर अभी तक हमारी कभी बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये लिस्ट डिस्कस किया हुआ है, अभी तक ये इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, हालांकि लोग कर रहे हैं इसको भी डिस्कस। ये मेनली हमारा, अगर आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, और जो पॉलिटिकल वे होते हैं उनके अंदर ये ज्यादा डिस्कस किया जाता है कि पूरे देश की भावना क्या है। पूरे देश की भावना, वो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट या इंडिविजुअल बंदे के अंदर तो इमोशन की बात करते ही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पूरे देश की भावना क्या है, इससे उनकी भावनाएं बदल जाएंगी अगर ये कदम उठा लेंगे, वो कदम उठा लेंगे। तो ये सारी जो चीजें होती है, ये हमारा इसके ऊपर अभी तक बहुत कम बात हुई है, अगर आप देखोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमारी मोटिवेशनल साइकिल है भाई। इसके बारे में अगर आप देखोगे तो मैंने जब क्रैश कोर्स करवाया उसके अंदर मैंने इसको बताया भी आपको। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे ना, तो हमने जैसे मोटिवेशन साइकिल हम स्टार्ट करते हैं, तो इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि किस चीज़ को आप मोटिवेशन से आप नाम ले सकते हो। तो वो हमारा नीड से था, ठीक है, कि नीड से आप इस चीज़ को, इस टर्म को बदल सकते हो। तो हमारी जो पहली आएगी वो नीड ही आएगी। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तभी आप उसी चीज़ के लिए मोटिवेट होगे, समझ लेना इस चीज़ को। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तभी आप मोटिवेट होगे। फिर आपके अंदर एक प्रेरणा आएगी उस चीज़ को लेने के लिए, जिसको हम ड्राइव कहते हैं, ठीक है। फिर प्रेरणा आएगी तो आपके अंदर उत्तेजित होगे आप उस चीज़ के लिए। फिर आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, आप उसकी तरफ जाने की कोशिश करोगे, फिर आपको वो मिल भी जाएगी वो चीज़, समझ रहे हो। तो ये हमारी साइकिल होती है। फिर आपका क्या होगा कि आपका रिडक्शन ऑफ अराउजल, फिर जब आपको मिल गई ना तो आपका अराउजल खत्म हो जाएगा, आपकी जो उत्तेजना होगी ना उस उत्तेजना के अंदर कमी आ जाएगी। ये सेम वही चीज़ें होती हैं। मान लो आपको कोई भी चीज़ चाहिए, ठीक है, आपको आवश्यकता है कि आज आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ठीक है, तो आपको कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आपकी हुई, उसके अंदर आपको फिर प्रेरणा आई। अब देखिए प्रेरणा किस तरह से आएगी कि हाँ भाई, अगर मेरी जेब में पैसा है तो वो चीज़ पी जा सकती है। तो वो कहीं ना कहीं जो पैसा था, पैसा ने प्रेरणा का काम किया। अब जब आपके पास में आपको कोई चीज़ चाहिए भी और आप वो चीज़ पूरी कर भी सकते हो, प्रेरणा कहाँ से आती है? प्रबल प्रेरणा वहाँ से आती है जब आपको ऐसा लगता है कि आप वो चीज़ कर सकते हो। समझ लेना इस चीज़ को। पहले आपको नीड होगी, नीड के बाद में एक प्रेरणा आएगी जिसके अंदर ऐसा लगेगा कि वो चीज़ आपकी पूरी हो सकती है। फिर आप उस चीज़ के लिए उत्तेजित होगे कि अच्छा कर सकता हूँ, तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपका जो बिहेवियर होगा ना वो गोल डायरेक्टेड होगा कि अब आप दुकान पे जाने के लिए लोगे और आपको अब मिल गई है, कोल्ड ड्रिंक मिल गई है। अब आपने जब कोल्ड ड्रिंक पी ली, अगर मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 2 लीटर की
ले ली थी, तो भैया आप 1 लीटर पी सकते हो, आप 1 ग्लास पी सकते हो, उसके बाद में आपकी रिडक्शन ऑफ अराउजल हो जाएगा। जो आप ये उत्तेजित तो हुए थे ना उस चीज के लिए कि मेरे को ये चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो उत्तेजना आपकी कम हो जाएगी, फिर ये साइकिल फिर से स्टार्ट होगी, फिर आपकी कोई दूसरी नीड शुरू होगी, उससे फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंटेक्स्ट विद इमोशनल लर्निंग एंड मोटिवेशन। पहली बात तो देखो, इमोशनल लर्निंग और मोटिवेशन है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसमें तो ये चीज़ समझ गए है। ठीक है, अब कह रहे हैं इन तीनों के लिए कौन सी लाइन इनमें से सही कही गई है। इमोशन डू नॉट प्ले रोल इन द मोटिवेशन एज लर्न, गलत चीज़ है। लर्निंग समथिंग न्यू इज डिपेंडेंट हाउ गुड वी आर एट दैट, नहीं भाई। इमोशन नीड टू बी पुश्ड असाइड टू अलाउ द लर्निंग टू टेक प्लेस, नहीं। इमोशंस आर इंट्रिंसिबली इंटरवीन्ड विद मोटिवेशन एंड लर्निंग। जो हमारी इमोशंस होती हैं, जो प्रेरणा और सीखने के लिए भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती है, यही आपका आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फिर कह रहे हैं कि कोग्निशन और इमोशन, मैंने बताया था कोग्निशन और इमोशन एक दूसरे के अंदर जुड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट हैं। सॉरी, आर प्रोसेस, एक सेकेंड, हाँ, इंडिपेंडेंट क्या था, रिलेटेड है। ठीक है, तो कोग्निशन एंड इमोशन आर इंटरवीन्ड एंड अफेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। कोग्निशन, जिसका स्ट्रेस एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, तो यही हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आ गया देखो जोजोंग। अब जोजोंग ने क्या कहा था, जोजोंग ने कहा था कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, वो हमारे इंडिपेंडेंट रहेंगे। एक सेकंड, इंडिपेंडेंट, ओ सॉरी, इंटरडिपेंडेंट को मैंने इंडिपेंडेंट पढ़ लिया, गलत। इंडिपेंडेंट पहला ऑप्शन है। ठीक है, ये स्वतंत्र होंगे, हमारे जो इमोशन और कोग्निशन है वो हमारे स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं रिलेशनशिप आपको क्या लगता है कोग्निशन और इमोशन में। पहली बात, इंडिपेंडेंट तो नहीं होते, ये तो जो हम कहते हैं बस। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल नहीं होते, नहीं कि एक ही डायरेक्शन होता है, बस इमोशन होते हैं वो कोग्निशन को अफेक्ट करते हैं, या जो कोग्निशन होता है वो बस इमोशन को अफेक्ट करते हैं, नहीं। वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, द्विदेशीय होती है, वो दोनों दिशाओं में, मतलब एक दूसरे को दोनों अफेक्ट करते हैं। समझ में आया, तो ये हमारा चौथा आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते भाई। चलिए, रीइंफोर्समेंट और मोटिवेशन के क्वेश्चन आएंगे अब। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ मोटिवेशन अ टीचर कैन एनहांस लर्निंग। लर्निंग आपको कैसा लगता है कि लर्निंग कैसे बढ़ेगी। नॉट हैविंग एक्सपेक्टेशन, हम बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन रखे ही ना, ऐसा भी नहीं है। सीइंग एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन भी हमें बच्चे से नहीं रखनी है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है हमें बच्चे से, ना हमें यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन करनी है कि हमने सारे बच्चों के लिए कर दिया, हर बच्चे को 80 नंबर चाहिए। नहीं भाई, हमें रियलिस्टिक रहना है। अगर हमारा कोई बच्चा अभी 30 नंबर पे है और हमको ये लगता है ये बच्चा 60 पे आ सकता है, तो हम इस बच्चे से 60 वाली एक्सपेक्टेशन करेंगे ना। और एक बच्चा अगर ऑब्वियसली अभी 80 पे है, तो उससे तो हम 90 वाली करेंगे, तो ये ना तो स्टैंडर्ड होंगी। ठीक है, स्टैंडर्ड में आपने ये कह दिया सबके लिए 80 हो गई, तो हो सकता है किसी बंदे के लिए हाई हो, किसी के लिए ना हो। ठीक है, कि आप उससे तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे, आप रियलिस्टिक जो रियलिटी है वही एक्सपेक्ट करोगे उनसे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं अ स्टूडेंट वर्क हार्ड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट। मेडिकल कॉलेज के अंदर उसको टेस्ट मतलब दाखिला लेना है, तो आप इस चीज़ को क्या कहेंगे। मैं तो भाई इसको कहता हूँ एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन। ठीक है, क्योंकि वो मेहनत क्यों कर रहा है, क्योंकि मेहनत में उसने एक गोल सेट कर रखा है, गोल सेट करने के लिए वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो चाहे उसने सेल्फ कर रखा है, लेकिन उसको एक प्रोडक्ट चाहिए, अगर उसका एडमिशन नहीं हुआ तो उसकी वजह से वो टूट जाएगा। जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में ऐसा नहीं होता, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में मैं टूटता नहीं हूँ, समझ रहे हो। अगर मुझे खेलना पसंद है, जब मैंने एग्जाम्पल बहुत बार दिया हुआ है, मुझे खेलना पसंद है, तो मैं चाहे हार जाऊं लेकिन अगले दिन भी मैं खेलने जाऊंगा, समझ लेना इस चीज को। लेकिन अगर मान लो कोई बच्चा एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के लिए बस पढ़ाई कर रहा है, तो अगर उसका 3 बार नहीं हुआ तो चौथी बार वो टूट जाएगा, वो तैयारी नहीं करेगा उस चीज की, समझ रहे हो। जबकि अगर किसी बच्चे को तैयारी करना पसंद है, वो तैयारी करता रहेगा। जैसे कुछ जिम में होते हैं, जिम में जिनकी बॉडी बनती है, कुछ बच्चे बस बॉडी बनाने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही बॉडी बनी वो या तो बाहर आ जाते हैं, जब बन जाएगी वो तब भी बाहर आ जाएंगे, जब नहीं बनेगी तो वो वैसे टूट जाएंगे कि भैया हमारी तो बन नहीं रही है। लेकिन जिस बच्चे को एक्सरसाइज करना पसंद है वो तो जाएगा जिम के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
कह रहे हैं द न्यूज ऑफ अ वुमन सेलिंग हर चाइल्ड टू ऑब्टेन फूड मे बी अंडरस्टूड बेस्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ, देखो थ्योरी ऑफ हेरारिकल नीड्स मोटिवेशन, ये हमारी किसकी थ्योरी थी अगर आपको याद हो, ये हमारी मैस्लो का सिद्धांत था। मैस्लो के अंदर कहा था कि हमारी पहले बेसिक नीड्स होती हैं। बेसिक नीड क्या है? खाना पीना, सेक्स और नींद, ये 4 नीड के बारे में उन्होंने बात की थी, जो हमारी फिजियोलॉजिकल भी नीड होती हैं, जो हमारी हमें फिजिकली जो चीज़ें चाहिए होती है, हंगर, थर्स्ट, सेक्स और स्लीप, ये इन 4 नीड के बारे में उसने बात की थी कि जब बंदे की ये पहले पूरी हो जाएंगी ना, उसके बाद में ही बंदा बाद ऊंची नीड के बारे में सोचता है। तो ये हमारा कौन सा थ्योरी ऑफ हेरारिकल नीड्स है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, इसके बारे में डीप में मैंने बात कर रखी है। नेक्स्ट पे कह रहे हैं सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि अधिगम स्वयं नियमन करता है, सेल्फ रेगुलेट करता है। तो आपके हिसाब से वो क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल है, एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओवन लर्निंग। समझो अब ये क्या है? सेल्फ रेगुलेट कर रहा है ना, तो रेगुलेट कैसे करते हैं? जब मोटिवेट करते हैं, वो सॉरी मॉनिटर करते हैं खुद को। तो यही हमारा इसका आंसर है, एबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो कुछ लोगों को ये लगेगा सेल्फ डिसिप्लिन और कंट्रोल कि सर ये वाला आंसर क्यों नहीं हुआ हमारा। अब देखिए यहाँ पे बात की गई थी लर्नर की बात की गई थी, तो उसका मतलब वो लर्निंग के लिए बात थी। लेकिन जब आप सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हो ना, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये होता है आप बाहर जा रहे हो तो आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, आप कब कोई चीज़ बाहर नहीं डाल रहे हो। ठीक है, अब देखो सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर कई चीज़ें आ जाती हैं। अगर एक तरह से देखा जाए, सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर वो चीज़ भी आएगी कि आप कचरा बाहर नहीं फेंक रहे हो। आपको ये पता है मेरे को कचरा बाहर फेंकना ही नहीं है, मैं तो अपना कूड़ादान में डालूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर ये भी चीज़ आएगी कि आप सुबह 4 बजे उठते हो। सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर ये चीज़ भी आएगी कि आप सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करते हो। लेकिन बात वो नहीं है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर जो होगा ना, वो रिलेटेड टू होगा लर्निंग। समझ रहे हो कि मैं अपनी लर्निंग को खुद रेगुलेट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, मुझे किसी और बंदे की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर का मतलब ये होता है कि मुझे जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। जो सेल्फ डिसिप्लिन बंदा होता है, हो सकता है उस बंदे को लर्निंग के लिए किसी बंदे की जरूरत पड़े कि वो डेली 4 बजे उठता है, 5 बजे उठता है, लेकिन उसको लर्निंग के लिए किसी दूसरे बंदे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो एबिलिटी टू मॉनिटर, मेरे को खुद की मॉनिटर लर्निंग करनी है ना, तो जरूरी नहीं है हर सेल्फ डिसिप्लिन बंदा वो कर पाएगा ये वाला काम। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए अचीवमेंट मोटिवेशन इज, अचीवमेंट मोटिवेशन आप क्या कह सकते हैं? द टेंडेंसी टू परसिस्ट एट चैलेंजिंग टास्क, यही बात है। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होगी? उपलब्धि अभिप्रेरणा होगी चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। यही हमारी अचीवमेंट मोटिवेशन होती है कि हमने कुछ अचीव कर लिया। ठीक है, कि आप कोई कार्य का आपको करना था, उसके लिए आप रेडी हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी, यानी जो इंट्रिंसिक मोटिवेटेड बच्चा है उसके लिए क्या नहीं होगा, जो हमने बात की थी उसके लिए रिवार्ड यानी कि क्या है, जो रीइंफोर्समेंट है वो जरूरी नहीं है उस चीज के लिए। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर है। सेकंड वाले में कह रहे हैं एक्सटर्नल रिवार्ड आर नॉट एनफ। ठीक है, नहीं भैया इसके लिए तो कोई मायने ही नहीं रखता, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, क्योंकि उसको प्रोसेस करने में मजा ही आता है। समझ रहे हो, एक बच्चे को खेलने भेज रहे हो आप, खेलने के लिए आप उसको मान लो आप उसको ये कह रहे हो कि बेटा तू शाम को खेल के आया कर, जो वो खेलना चाहता है। ठीक है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड कौन होता है? जो वो करना चाहता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मान लो कि कोई बंदा वॉलीबॉल खेलना चाहता है, उस बंदे को वो वॉलीबॉल खेलने के लिए वो जाता है। अब जरूरी थोड़ी है उसके मम्मी पापा उसको डेली 5 रुपए देंगे, जा बेटा वॉलीबॉल खेल के आया करना। वो बिना दिए भी जो जिस चीज में आपको करने में मजा आता है ना, आप उसको बिना उसके भी करोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं एक्सटिंक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? पार्शियल रीइंफोर्समेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, पार्शियल रीइंफोर्समेंट के बाद में अधिक कठिन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो भाई ये नीड हायरार्की जो हमारा मॉडल था उसके अंदर समझ लेना इस चीज़ को। कह रहे हैं जो आपका मैस्लो वाला था, कह रहे हैं कि इवन दो दिस वाज क्लियरली इन द वोल्यूशन ऑफ हिज सेफ्टी नीड, कैप्टन विक्रम बत्रा डाइड फाइटिंग इन द कारगिल वॉर।
देखो आपकी अलग अलग तरह की नीड होती हैं। जब मैंने कहा था बेसिक नीड होती है आपकी, देखिए बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। पहली बात तो आप बेसिक नीड कह सकते हैं। बेसिक नीड आपकी मेनली कौन सी होती हैं, जो मैंने आपको बताई थी अभी, ठीक है, जिसमें आपका एयर, वाटर, सेक्स, हंगर और स्लीप, ये वाली सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। फिर आपका होता है सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड हमारा, अगर पायदान मैं बनाता हूँ ना, तो उसके अंदर ये सेकंड नंबर की नीड होती है, यहाँ आती है। और इन दोनों को ही हम फिजियोलॉजिकल नीड होता है, जो हमारी फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें चोट ना लगे, हम बीमार ना पड़ें, ये सारी चीज़ें ना पड़ें, ठीक है। तो ये होता है। फिर तीसरे नंबर की नीड होती है हमारी लव और बिलोंगिंग नीड। जब हमारी ये पूरी हो जाती है ना, हम सेफ हो जाते हैं, तो हमारा ये होता है कि हमें बाहर से प्यार मिले। समझ लो, लव और बिलोंगिंग नीड की, हम कहीं से बिलोंग करते हैं, ये वाली नीड भी हमें चाहिए होती है। हम दुनिया से कटे नहीं रहना चाहते। अगर देखा जाएगा, हमारी नीड होती है कि कोई हमको भी प्यार करता है, और हमसे बिलोंग करता है, ठीक है। इससे ऊपर जो चौथे नंबर की नीड होती है, वो होती है हमारी एस्टीम नीड। इसके बाद में आपका ये आता है कि आपको जब आपको रिस्पेक्ट चाहिए होती है, समझ रहे हो। अब इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ तो आप लव चाहते हो, और इस जगह आप उस एरिया में पहुंच जाते हो जब आपको एस्टीम, आपको सेल्फ एस्टीम आप कह सकते हैं इसको, ठीक है, कि जब आपको फ्रीडम चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको कोई स्टेटस चाहिए, आप उसके लिए काम करना लग जाते हो, ठीक है। फिर आपकी होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आप ये हर चीज से ऊपर होती है। आपको ये चारों नीडें आपको चाहिए ही नहीं, आप निस्वार्थ दूसरों की सेवाएं करते हो। जैसे गांधी जी को कहा जाता है, या जितनी भी हमारी महान पर्सनैलिटी हुई हैं, उन सभी के अंदर ये माना गया है कि ये इन्हीं को एक्चुअली अगर देखा जाएगा, जो महान हम किसके साथ बोलते हैं ना, तो हमें ये कहते हैं उनके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड थी, ठीक है। अब वो डिबेट का इशू है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया नहीं, महात्मा गांधी हमारे थे, उसके अंदर ये वाली नीड नहीं थी, वो तो किसी और नीड के लिए काम कर रहे थे, या वो दूसरी नीडों के लिए काम कर रहे थे। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो मतलब वो डिबेटेबल इशू है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं अ टीचर want to ensure that her student are motivated intrinsically। फिर वही वाली बात आ गई, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सा होता है, रिवार्ड नहीं देना भाई, हमें स्टैंडर्ड अचीवमेंट भी नहीं करनी है, हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग, और इसकी बात तो है ही नहीं, हमें करना फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यहाँ हमारी प्रोसेस ओरिएंटेड चीज होती है। जो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा ना, जो हमारा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चा होगा, वो प्रक्रिया पर ध्यान देगा, वो प्रोसेस ओरिएंटेड होगा, जबकि हमारा एक्सट्रिंसिक होगा, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड रहेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग इज करेक्ट, कि अधिगम और अभिप्रेरणा के बारे में उनमें से आपको क्या लगता है कौन सी सही है। पहला कह रहा है कि अधिगम प्रेरणा से कोई भूमिका नहीं होती, गलत चीज है। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित होते नहीं। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों की भीतरी प्रेरणा, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। यही चीज है हमारी, इसी को तो हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो यही हमारा प्रभावी ज्यादा होता है इसी चीज को लेके। इंट्रिंसिक अगर मोटिवेटेड बच्चा रहेगा तो ही हमारा अच्छा है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आप इनमें से क्या कहेंगे कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपका कौन सा है, कौन सा आप कहेंगे, ठीक है। कहेंगे आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क, कि मैं घर कार्य इसलिए करती हूँ क्योंकि उससे मैं कुछ चीज़ें सीखती हूँ। बिल्कुल सही बात है, तो मैं इसको इंट्रिंसिक कहूँगा, ठीक है। ये कह रहे हैं एक्सट्रिंसिक, मतलब बाह्य वाली, बाहर वाली गृह कार्य से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। सही बात है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक निश्चित कार्य के प्रति मेरे को अंक देते हैं। ये चीज़ नेगेटिव आ गई भाई, ठीक है, ये चीज़ मेरी नेगेटिव आ गई है, ठीक है। तो यही है, मैं गृह कार्य करना पसंद करती हूँ। यही चीज़ें, ये तीनों मेरी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ये चौथे वाला मेरा एक्सट्रिंसिक है, क्योंकि मार्क्स के लिए करिए वो। अब भाई बैटरी भी खत्म होने वाली है लैपटॉप की, और आपका लास्ट क्वेश्चन था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।